हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 8 विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जल संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। जल संसाधनों का संरक्षण। देखिए, जल संसाधनों का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जल की उपलब्धता जो है वो कम होने के कारण हमारे चारों तरफ पानी की कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, पानी जो है लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए जल संसाधनों का संरक्षण वो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है यमुना नदी में प्रदूषण, और यहाँ पर है स्प्रिंकलर यानी पानी छिड़कने वाली ये मशीन दिखाई गई है जिससे पानी को संरक्षित किया जा सकता है। बच्चों, ये जो वर्कशीट है इसके फॉन्ट बहुत छोटे हैं, आपको देखने में परेशानी हो सकती है, तो आप थोड़ा जूम करके इसको कोशिश कीजिए समझने की। शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। तो जो वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो पानी का कटाव है उसको रोकते हैं और भूमिगत जल जो है उसका लेवल, उसका स्तर बढ़ाते हैं। जल संग्रहण करके पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। ठीक है, पानी के रिसने से कम होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत की सिंचाई में इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए। तो पानी का रिसना जो है वो रिश्ता रहता है, तो उसके लिए क्या करना है, नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए ताकि पानी का नुकसान कम हो। रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर से सिंचाई अधिक प्रभावी होती है, यानी पानी उसमें कम वेस्ट होता है। स्प्रिंकलर से अगर हम सिंचाई करते हैं तो बहुत पानी बचता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। इसमें जो है क्या किया जाता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, ड्रिप सिस्टम यानी इनकी एक पाइप बिछा दी जाती है और इस पाइप में से जो पानी है वो रिस कर इसकी जड़ों में जो है पाइप से पानी यहाँ पर जाता रहता है। इसको हम ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम या टपकन विधि कहते हैं। जो जहाँ पर पानी की कमी है, शुष्क प्रदेश हैं जैसे मरुस्थल हैं, वहाँ पर ये जो विधि है ये अपनाई जाती है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधनों का संरक्षण जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच के संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। यानी जीवन जीने के लिए हमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों की आवश्यकता होती है। जीवमंडल के जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और इस जीवन सहायक प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। यानी जैवमंडल में जो भी सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। और वन्य जीवों में पशु, पक्षी, कीड़े, जलीय जीवन भी शामिल है। पक्षी कीड़े खाते हैं और अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, यानी पक्षी जो है वो क्या खाते हैं, कीड़े, और जो है किसके रूप में कार्य करते हैं बच्चों, अपघटक के, यानी दूसरी चीज़ों को जो है एक तरह से ख़त्म करने के, सफाई करने का कार्य करते हैं। गीध जो है वो मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक जो है वो माना जाता है। ठीक है, यानी जो मृत जीव हैं उनको जो दूसरे जीव खाते हैं वो एक तरह से जो है उनकी क्या कर रहे हैं, अपमार्जक की तरह काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे छोटे हों या बड़े, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका वितरण कैसे है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जंगल है, घास के मैदान हैं, झाड़ियाँ हैं, उनके रूप में वर्गीकृत किया जाता है वनस्पति को। वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो हैं
और पेड़ पौधे तापमान और नमी पर निर्भर करते हैं, कहाँ का कैसी जलवायु है उसके अनुसार ही पौधे उगते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष फलते फूलते हैं और इस प्रकार वन जो है वो प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, भारी जहाँ पर वर्षा है वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ ही फले फूलेंगे और जैसे जैसे नमी की संख्या घटती है पेड़ों का आकार और उनका घनत्व भी कम होता जाता है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और झाड़ियाँ उगती हैं और कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ और जो गुल्म होती हैं वो उगते हैं। ठीक है, जो कटीली झाड़ियाँ हैं, कैक्टस प्लांट हैं, वो सब जो है शुष्क प्रदेश वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जैसे जैसे नमी कम होती है यानी जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ बड़े बड़े पेड़ होंगे, जहाँ बारिश कम है वहाँ छोटे पेड़ होंगे और जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं है वहाँ पर कटीले जो है पेड़ होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण, तो इनका संरक्षण जो है वो कैसे किया जा सकता है? जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास जो है वो क्या हो गए हैं, नष्ट हो सकती हैं। यानी मानव की गतिविधियां जो हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कुछ ऐसी हैं जिनका प्रभाव जो है वो इन पौधे और जानवरों के ऊपर जो है डायरेक्ट पड़ता है और इससे हम लगातार जो पेड़ों को काट रहे हैं इससे इनके आवास जो है वो नष्ट हो सकते हैं। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी गतिविधियां, जंगल की आग, सुनामी और भूस्खलन कुछ ऐसे मानवीय और प्राकृतिक कारक हैं जो इन संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण दिए गए हैं। मिट्टी का कटाव हो जाता है, जंगल में आग लग जाती है, सुनामी है, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन है। इन सब के कारण जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हैं उनके ऊपर जो है क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी विलुप्त होने की स्थिति आ जाती है। एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय यह है कि विशेष प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, जैवमंडल निचय, ठीक है, हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। क्लियर बच्चों, यानी जो नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, वन्य जीवन अभ्यारण्य हैं, वो सब जो है हम इनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटियों, आर्द्र भूमि और झीलों का संरक्षण जो है वो आवश्यक है। सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। तो वन महोत्सव मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकें। स्कूली बच्चों को प्रकृति शिविर में जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, यानी जो कैंप लगते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनमें बच्चों को एनकरेज किया जाना चाहिए ताकि उनको इनका महत्व पता चले और जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनके आवास की जो है सराहना करें। कई देशों ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून भी पारित किए हैं। जैसे भारत में शेर, बाघ, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES की स्थापना की गई है जो जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है और जिनका व्यापार जो है वो निषिद्ध है। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES की स्थापना भी की गई है जो जानवरों और पक्षियों की जो है कुछ प्रजातियां हैं जिनके लिस्ट जो है बनाई गई है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं और इनका व्यापार जो है वो निषिद्ध है, यानी इनका व्यापार वो नहीं किया जा सकता ताकि इनकी प्रजातियां वो ख़त्म ना हों। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो प्रश्न है, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, किन्हीं 2 के बारे में लिखिए। तो देखिए, सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य और जीवमंडल निचय की स्थापना की है। दूसरा, वृक्षों को काटने, शेर, बाघ, हिरण आदि की हत्या पर जो है वो क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, और इनके लिए कानून भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए कोई 3 तरीके लिखो। ठीक है, 3 तरीके लिखो। तो 3 तरीके आपको लिखने हैं। पहला लिखेंगे बांधों का निर्माण। बांधों का निर्माण किया जाता है भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए। दूसरा है वन रोपण किया जाना चाहिए और तीसरा है अत्यधिक चराई की जांच की जानी चाहिए, यानी जो पशु चरते हैं उनके पैरों से जो भूमि है वो जो है क्या होता है, उसका क्षरण होता है, उसका ह्रास होता है और इसीलिए अत्यधिक चराई की जांच की जानी चाहिए।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 दिया गया है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो एक पारिस्थितिक तंत्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं का एक समुदाय है जो एक साथ कार्य करते हैं। यानी जो सजीव चीज़ें हैं वो किसी न किसी रूप में जो निर्जीव चीज़ें हैं उनके ऊपर आधारित हैं, और ये जो तंत्र है ये एक समुदाय एक साथ जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।